दोस्तों दिसंबर 7 के दिन यानी आज के दिन आईआरसीसी ने 3 बड़ी अपडेट्स करी है। अब कुछ अपडेट इसमें से ऐसी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन कुछ एक आधी ऐसी अपडेट भी निकाली है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। प्लस वर्क परमिट से रिलेटेड जो एक अपडेट मारी है उसकी वजह से साथ हो सकता है हमारे जैसे लोगों को जो ऑलरेडी इस समय वर्क परमिट पे है उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे पहली और सबसे एक्साइटिंग जो अपडेट है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट इस समय कनाडा में है यानी दिसंबर 7 में अगर वो कनाडा में है आज के दिन, या फिर दिसंबर 7 से पहले अगर वो कनाडा में आया था, भले मई इंटेक में आया हो, सितंबर इंटेक में आया हो, कभी भी कनाडा में आया हो, और अगर वो अभी स्टूडेंट वीजा पे है तो वो पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम काम कर सकता है। अब पार्ट टाइम में तो हमको पता है हम 20 ही घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते लीगली। हॉलीडेज में, वैकेशन टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप चाहो तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अब फुल टाइम में आप 30 घंटे भी कर सकते हो, 40 घंटे भी कर सकते हो। आईआरसीसी ने ऐसा कोई एक्जैक्टली बताया नहीं है। जैसे पार्ट टाइम में तो हमको पता है कि हम 20 ही घंटे काम कर सकते हैं, तो फुल टाइम में गवर्नमेंट ने अभी तक बताया नहीं है कि फुल टाइम 40 आवर्स है या 30 आवर्स है। तो मैं तो बोलता हूँ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, जितना काम कर सकते हो 30 घंटे, 40 घंटे, 35 घंटे, जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी हो, जितनी करने की ताकत हो, काम करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दबा के पैसे कमाओ। ज्यादा काम करने का फायदा ये है कि अगर आप पैसे वैसे ज्यादा कमाना चाहते हो, सेविंग ज्यादा करना चाहते हो, अगले साल की फीस भरना चाहते हो, तो वो सब पॉजिटिव इंपैक्ट है ये इस रूल की। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि भाई ज्यादा काम करने के चक्कर में अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आपको करना आता नहीं है, ठीक है, सिर्फ काम करने पर अगर फोकस करोगे, पैसे कमाने पर फोकस करोगे, शिफ्टें मारने पर फोकस करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा। पहली बात, हमारे टाइम पे तो कोविड था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन अभी इन पर्सन क्लासेस होती है। तो कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है तो ट्रैवल टाइम लगता है, प्लस कॉलेज में जाके बैठना है, लेक्चर अटेंड करना है, उसमें भी टाइम लगता है। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करना है, खाना भी बनाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप काम यहाँ पे करोगे, बहुत ज़्यादा आवर्स आपके ये सारे काम में चले जाएंगे। उसके बाद अगर आप 20 घंटे की जगह 30 घंटे या फिर 40 घंटे यानी पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम अगर काम करते हो, तो भाई याद रखना ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आएगी। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। ऐसा मत करना कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फेल हो गए, क्योंकि अगर फेल हो जाओगे तो भाई एक एक सब्जेक्ट का $1500, $2000 इतना आपको देना पड़ेगा। प्लस अगर फेल हो जाओगे तो स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, उसका भी फिर वेटिंग होता है। तो मतलब फेल हुए तो भाई बहुत तकलीफ है, पैसा भी लगेगा, प्लस स्टडी परमिट एक्सटेंशन, ये वो टेक्निकल अपने जाओ, वो कंसल्टेंट्स को पकड़ो, फिर से अप्लाई करो। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप 40 घंटे काम कर सकते हो, लीगली कर सकते हो, दबा के काम कर सकते हो, करने की बिल्कुल मना ही नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो मैं करता, डेफिनेटली करता, लेकिन माइंडफुल होके करना। ऐसा मत करना कि 40 घंटे काम करने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप फेल होने लग गए, ठीक है। दोनों काम इक्वली मैनेजेबल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कि मुझे पता है कनाडा में जितने भी लोग आते हैं ना भाई, ज्यादातर वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। करोड़पति पिताजी की औलादें यहाँ पे नहीं आती स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो हमारे जैसे लोग जो इंडिया में उधार लेके आते हैं, लोन लेके आते हैं, या फिर अपनी एफडी को तोड़वा के आते हैं, घर को गिरवी रख के आते हैं, ठीक है, दोस्तों से पैसे मांग के आते हैं, तो उन लोग का दो जगह पे मेन फोकस होता है। एक तो ये होता है कि यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं तो हमको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो करियर बनेगा, वर्क परमिट मिलेगा, पीआर मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करना तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, जिन लोगों से पैसे लिए उनको लौटाने भी है, एक्स्ट्रा की फीस भी जमा करनी है। तो भाई दोनों काम करो, प्रॉपरली अच्छी तरीके से मैनेज करके करो। दोनों काम आप इजिली कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और दूसरा सबसे ज्यादा फायदा इस रूल का ये होगा कि जब हम एम्प्लॉयर के पास जाते हैं ना, जब मैं भी एम्प्लॉयर के पास पार्ट टाइम जॉब मांगने जाता था तो उनको मैं बोलता था कि भाई हम अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है, 20 ही घंटे काम कर सकते हैं। वो बोलता है नहीं, हमको तो 30 घंटे 40 घंटे वाला बंदा चाहिए, हमको ऐसा बंदा चाहिए जो 5 दिन 6 दिन काम करे हफ्ते में। तो उस वजह से कभी कभार हमको जॉब नहीं मिलती थी। लेकिन अभी आज के टाइम पे अगर आप बताओगे कि भाई मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, अपनी अवेलेबिलिटी अगर बढ़ा दोगे, आवर्स बढ़ा दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो काम मिलने की पॉसिबिलिटी है, जॉब मिलने के चांसेस है, वो बढ़ भी जाएंगे। तो आप दूसरी बात, कब तक आप फुल टाइम काम कर सकते हो? आप 30 अप्रैल 2024 तक फुल टाइम काम कर सकते हो। अब इस रूल के हिसाब से कौन दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल है? तो पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो इस समय कनाडा में है, यानी दिसंबर 7 या दिसंबर 7 से पहले अगर आप कनाडा में आ गए हो, चाहे मई इंटेक में आए हो, चाहे सितंबर इंटेक में आए हो, भाई आप एलिजिबल हो, आप फुल टाइम काम कर सकते हो। कोई टेंशन वाली, कोई घबराने वाली, कोई डर वाली बात नहीं है। अब दूसरा कौन एलिजिबल है? दूसरा वो बंदा एलिजिबल है, मान लो अगर आप इस समय इंडिया में भी हो और अगर आपने वीजा लगा दिया है, अप्रूवल तो आया ही नहीं है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर आपने वीजा भी अप्लाई कर दिया है दिसंबर 7 को या दिसंबर 7 से पहले, ओनली अप्लाई स्टेटस पे हो, डिसीजन का वेट कर रहे हो, तो भी आप कनाडा में जब लैंड करोगे आप यहाँ पे फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर दिसंबर 7 के बाद फाइल लगाइए देन यू आर नॉट एलिजिबल। अब इस रूल के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इस रूल के कुछ साइड इफेक्ट भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान जनरली उन बच्चों को होंगे जो ऑलरेडी अभी कनाडा में जैन इंटेक में आने वाले हैं, जो इस समय कनाडा में है नहीं, या फिर इस समय कनाडा में है लेकिन वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब मिल नहीं रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो अगर मैं हूँ, ठीक है, इस समय मैं एक जगह पे फॉर एन एग्जाम्पल पिज्जा हट पे काम कर रहा हूँ। अब मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं 20 घंटे वहां काम कर रहा हूँ। मैं इस रूल की वजह से
20 घंटे की जगह 40 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं मेरे एम्प्लॉयर के सीधे कान में एक बात डाल दूंगा कि भाई मैं 20 की जगह 40 घंटे काम कर सकता हूँ। अगर अभी तू किसी और बंदे को, नए बंदे को हायर कर रहा है तो बिल्कुल मत कर, मैं एलिजिबल हूँ तो मैं करूंगा, तुझे पता भी है मैं काम करने में तेज हूँ, तेरे यहाँ का सारा मुझे एक्सपीरियंस भी है, सारी ट्रेनिंग तूने मुझे दे दी है, तो प्लीज जरा मुझे ही काम दे दे, मेरी आवर्स बढ़ा दे। तो उस चक्कर में क्या होगा, जो नए बच्चे आने वाले हैं जैन इंटेक में, या फिर जो बच्चे इस समय कनाडा में है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोग को जॉब मिलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी सकती है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं। वॉलमार्ट, अमेजोन, मैकडी, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। आप एक्जैक्टली किस लोकेशन पे आ रहे हो, ठीक है, क्या स्किल सेट है आपका, क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से जॉब ढूंढ रहे हो, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं यही बोलता हूँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिव चीज दिमाग में मत डालो, जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली, या फिर ये रूल की वजह से हमको क्या नुकसान होगा, वो सारी चीजें हमको नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है कि एक बंदा है कनाडा में आया है, वो 10 जॉब दिन में अप्लाई कर रहा है, और एक बंदा है जो 50 या 100 जॉब दिन में अप्लाई कर रहा है। तो ज्यादा जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी है, उस बंदे की है जो 50 या 100 कंपनीज में रीच कर रहा है, 50 या 100 कंपनी में जाके डोर नॉक कर रहा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। मिलो, नए नए बंदों को मिलो, उनको बोलो अपना नंबर, विजिटिंग कार्ड होता है ना, तो विजिटिंग कार्ड हाथ से बना दो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, पेन और पेपर से काट कूट के सबके हाथ में दे दो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीड मिलेगी, आपको जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो दूसरी सबसे बड़ी आईआरसीसी की इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भाई थोड़ी दुखद समाचार है, वो मुझे बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोलना पड़ेगा। अब भाई पहले के टाइम पे ऐसा होता था, दिसंबर 7 से पहले, अब वो पुरानी बात हो गई इसलिए उसको इस तरीके से ही बोलना पड़ेगा। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आपको $10,000 जीआईसी भरनी थी, जिस तरीके से मैंने भी $10,000 जीआईसी भरी थी। लेकिन अब भाई साहब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है, रातों रात खतरनाक सरकार बदल गई है, रूल चेंज हो गया है। अभी का रूल ये है कि आपको $10,000 जीआईसी भरने की जगह $20,635 की जीआईसी भरनी पड़ेगी। अब जब हमारी $10,000 की जीआईसी थी, उस टाइम पे जब हम कनाडा में लैंड करते थे तो हमको $2,000 मिलते थे, उसके बाद हर महीने $667 मिलते थे अगले 12 महीने तक, ठीक है। लेकिन अभी के केस में तो एग्जैक्टली तो बताया नहीं है कि भाई अभी आपको यहाँ पे लैंड होते ही 20,000 भरोगे तो कितना मिलेगा, लेकिन अगर डबल भी समझ लो, 2,000 की जगह हो सकता है आपको 3 या 4,000 दे देंगे जब आप लैंड करोगे, और जो 600 मिलते थे 600 की जगह $1,200-1,300 मिलेंगे आपको हर महीने। एक तरीके से अभी जो जीआईसी बढ़ाई है वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस है, हाउसिंग एक्सपेंस है, ये सब बढ़ चुका है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं अभी टोरंटो में रहता हूँ तो यहाँ पे भाई $700 $800 में प्राइवेट रूम मिलते हैं। मैं मॉन्ट्रियल में रहता था तो मैं $350 देता था प्राइवेट रूम का। तो $667 जब हमको मिलते हैं जीआईसी के, तो वो सफिशियंट नहीं है गवर्नमेंट की नजरों में भी, और रियलिटी में भी वो सफिशियंट नहीं है। तो इस वजह से ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, गवर्नमेंट ने 10 की जगह 20,000 कर दी है जीआईसी, तो आपको हर महीने 600 की जगह 1,200 मिल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने तो मुझे नहीं पता खुद के भले के लिए ये किया है कि स्टूडेंट्स के भले के लिए ये किया है, लेकिन अब जिन लोगों के पास पैसा है उनको तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जैसे मेरी तरह, ठीक है। अब जब मैंने भी $10,000 यानी 6 लाख रुपए जब जीआईसी भरी थी इंडिया से, तो 6 लाख रुपए भाई साहब एक बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने $15,000 यानी 9 लाख की फीस भरी थी, फ्लाइट टिकट, आना जाना, खाना पीना, ये सब, कपड़े खरीदना है, बैग खरीदना है, भंगड़ा पाना है, तो उन सब में भी पैसा लगता है। लेकिन अब तब उस टाइम पे भी 6 लाख भरना बहुत बड़ी बात थी, अब तो 6 की जगह सीधा भाई 12 कर दिया है। ऐसा भी नहीं कि 6 की जगह 8, 9, 10, सीधा 12 लाख कर दिया है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स इस समय प्लानिंग कर रहे हैं जनवरी 1, 2024 के बाद आने की, यानी अगले महीने आने की, तो भाई आप लोग को 10,000 की जगह $20,000 की जीआईसी भरनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए आपको स्पेयर में रखने पड़ेंगे जो आपको यहाँ पे भरने हैं। वो पैसा आप ही का है, आप ही को रिटर्न मिलेगा, टुकड़े में रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ इनिशियली देना है। और अब आईआरसीसी की लास्ट और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पहले जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पर अगर किसी का वर्क परमिट खत्म, क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, राइट, अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो, और अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हो तो 1 साल का वर्क परमिट मिलता था। तो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया था रूल कि अगर किसी का भी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, राइट, तो वो 18 मंथ्स का यानी 1.5 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड करके और दे देंगे, जिसको वर्क परमिट एक्सटेंशन कहा जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 31 दिसंबर 2023 यानी इसी साल इसी महीने तक अगर जिसका भी वर्क परमिट खत्म हो रहा है वो इस रूल में एलिजिबल है, वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको 18 महीने का यानी 1.5 साल का एक्सटेंशन देते हैं। लेकिन अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल जनवरी 2024, फरवरी 2024 या फिर कभी भी 31 दिसंबर 2023 के बाद यानी इस महीने के बाद अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो भाई आपको वो लोग 1.5 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड करके नहीं देंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है जो ये दिमाग में सोच के बैठे थे कि भाई अगर हमारा वर्क परमिट अभी खत्म हो गया तो हमको तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, हम तो सीधा वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए डाल देंगे और फिर इजीली हमारा 1.5 साल का वर्क परमिट और आ जाएगा, फिर हम पीआर की फाइल के लिए हमारा जो सीआरएस स्कोर है वो और बढ़ जाएगा। तो ये एक टेंशन वाली बात है। तो जो भी इस समय कनाडा के अंदर है भाई जरा चौकन्ने हो जाओ, ठीक है। मैं खुद घबरा गया हूँ, मेरा भी 1 साल का वर्क परमिट खत्म हो गया है। अब मेरे पास 3 साल का वर्क परमिट है जिसमें से 1 साल का खत्म हो गया, अभी भी मेरे पास 2 साल है। लेकिन अभी टेंशन वाली बात यह है कि अभी जो रिसेंटली जो सीआरएस स्कोर आया था वो कुछ 560 का आया था, 560 या 562 का आया था, जो बहुत ज्यादा है।
इतना मेरा सपने में भी नहीं हो सकता, LMIA मिल जाए तो भी नहीं हो सकता। इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि फटाफट दिमाग लगाओ, कोई भी PNP प्रोविंस में अगर आपको जल्दी PR मिल सकता है तो भाई वहाँ जाने की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर लगता है कि नहीं कुछ और साल वेट करना है यहाँ पे, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो फिर वेट आप कर भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस समय कनाडा में हो, आपका वर्क परमिट अगर जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है और अगर आपको लग रहा है कि आपका CRS स्कोर सही नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री में आपकी फाइल लगाने के बाद आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो भाई PNP प्रोविंस है, नोवा स्कॉशिया, सैस्केचुआन, एल्बर्टा वेल्बर्टा, कहीं भी जाओ, ठीक है। जल्द से जल्द अपने PR की भी जरा व्यवस्था है करो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम पागल हो जाना है कि PR नहीं मिला, PR नहीं मिला। PR कोई मतलब लास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो PR प्लस करियर, हमेशा मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि खाली PR के पीछे मत दौड़ो, PR प्लस करियर के पीछे दौड़ो। अकेले PR के पीछे दौड़ोगे तो PR मिल जाएगा लेकिन फिर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। PR प्लस करियर के पीछे दौड़ोगे तो भाई लाइफ भी सेट है, PR भी मिल गया, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस आज की यही 3 मेजर अपडेट्स थी, ठीक है। अगर आपको किसी को भी इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट है जो ऐड करना है, जो आप चाहते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर वर्क परमिट होल्डर के साथ शेयर करने से अगर उनका दिमाग बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, उनको हेल्प मिलेगी, तो आप कमेंट करो, डेफिनेटली उन लोग को भी हेल्प हो जाएगी। प्लस मेरे को भी ये चीज़ में इतना मैंने आज तक इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग बनाए नहीं है, ये पहला ब्लॉग है जो आज के दिन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी आइडिया नहीं है, तो कोई गलती करी हो तो भाई भूल चूक माफ़ करो और ज़रा मुझे खुद मोटिवेट करो ताकि मैं आपको आगे मोटिवेट कर सकूँ। उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी होता है वो आप करो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।